गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आज 10th क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने अपनी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, इशू, फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अधिमान अंशों का शोधन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, लगभग हर साल एग्जाम में या तो इस चैप्टर में से या फिर जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा उसमें से, दोनों में से एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का फिक्स्ड है। ये बहुत सिंपल सा चैप्टर हमारा है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। अधिमान अंशों का शोधन, रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो शोधन या रिडिम्पशन को समझने से पहले हम ये समझ लें कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स या अधिमान अंश, इनको पूर्वाधिकार अंश भी कहा जाता है। तो जब हमने स्टार्टिंग की क्लास ली थी तभी मैंने आप लोगों को शेयर्स के बारे में बताया था, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंसेस समझाए थे। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ मैं एक बार वापस आपको बता देती हूँ प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या है। तो प्रेफरेंस शेयर यानी कि ऐसे अंश जिनके धारकों को यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिला हुआ होता है, अधिमान या पूर्वाधिकार मिला हुआ होता है। किस चीज़ का प्रेफरेंस? तो दो चीज़ों में उनको प्रेफरेंस मिलता है, और वो दो चीज़ें कौन कौन सी है? द फर्स्ट वन डिविडेंड, लाभांश प्राप्त करने संबंधी उनको पूर्वाधिकार होता है, और दूसरा होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि कंपनी के समापन की दशा में जब कंपनी वाइंड अप होती है तब उनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के लिए भी प्रेफरेंस मिला हुआ रहता है। तो मैम प्रेफरेंस मिला हुआ है, दैट मीन्स सबसे पहले रीपेमेंट उन्हें होगा? देन नो, ये जो प्रेफरेंस इन्हें मिला हुआ है ना, ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में मिला हुआ है और किसी के कंपैरिजन में नहीं। मतलब कि ऐसे अंश जिनको समता अंशों के कंपैरिजन में, उनकी तुलना में पूर्वाधिकार मिला हुआ है, अधिमान मिला हुआ है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का और डिविडेंड का, वो कहलाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। वरना जब कंपनी का समापन होगा ना, तब पहले सारे आउटसाइडर लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा। जब फाइनली कैपिटल का रीपेमेंट करने की बात आएगी ना, तब पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स का होगा, उसके बाद इक्विटी शेयर का। तो इनको जो अधिमान मिले हुए हैं दोनों, वो किसकी तुलना में मिले हुए हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स की तुलना में मिले। समझ में आ गई चीज? ओके, तो ये हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते थे। अब इसका रिडिम्पशन का क्या मतलब होता है, शोधन का क्या मतलब होता है? तो शोधन का मतलब होता है रीपेमेंट। एक तरीके से आप यही समझ लीजिए कि रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पर हो रहा है। मतलब पहले क्या हुआ था, जनता ने कंपनी से शेयर्स लिए, कंपनी ने शेयर दिए, पैसे लिए, ये कंपनी के शेयर होल्डर हो गए पब्लिक। अब क्या कर रही है कंपनी? अपने शेयर्स को पब्लिक से वापस लेगी। कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर्स जनता से वापस लेगी और उसके बदले में उन्हें पैसा देगी, भुगतान करेगी। तो ये होता है शोधन, अधिमान अंशों का, रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इन्हें ही कहा जाता है। अब इसके अलावा हम ये समझे कि क्या सभी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडिम्पशन होता है? क्या इक्विटी शेयर्स का भी रिडिम्पशन होता है? नो, इक्विटी शेयर का कहीं कोई रिडिम्पशन नहीं होता है। रिडिम्पशन हमारा प्रेफरेंस शेयर का होता है। और सभी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडिम्पशन होता है या फिर नहीं, इसको समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रेफरेंस शेयर रिडिम्पशन के उद्देश्य से दो प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि शोधन के उद्देश्य से प्रेफरेंस शेयर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं शोधनीय अधिमान अंश और दूसरे होते हैं अशोधनीय, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो इसका मतलब क्या होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, शोधनीय यानी कि जिनका शोधन किया जाएगा, और अशोधनीय यानी कि जिनका शोधन नहीं किया जाएगा। तो शोधनीय अधिमान अंशों की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका कंपनी के जीवन काल में ही शोधन कर दिया जाएगा। मतलब जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब वो खत्म होगी, जब समाप्त होगी, तब तो रिडिम्पशन होना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, रीपेमेंट होगा ही होगा। लेकिन कंपनी के जीवन काल में ही, कंपनी तो चल रही है लेकिन उससे पहले ही अगर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडिम्पशन हो जाता है तो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। और ऐसे अधिमान अंश जिनका कंपनी के जीवन काल में रिडिम्पशन नहीं होता, वो क्या कहलाएंगे? हमारे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या फिर अशोधनीय अधिमान अंश। तो क्या कोई भी कंपनी अपनी इच्छा से अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीमेबल या फिर इररिडीमेबल कर सकती है? देन या बिल्कुल कर सकती है। बट कंपनीज एक्ट 2013 यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 आने के बाद से अब कोई भी कंपनी अशोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। मतलब कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर ही नहीं सकती है। तो अब जितने भी प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे हैं वो सब क्या होंगे? रिडीमेबल होंगे। प्रोविज़न क्या है कि कंपनी को जिस डेट पर उन्होंने शेयर इशू किया है उस डेट ऑफ इशू से 20 ईयर्स के अंदर अंदर, 20 साल के अंदर अंदर अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना ही पड़ेगा। टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया,
मैक्सिमम 20 साल के लिए आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, उसके बाद आपके प्रेफरेंस शेयर्स को आपको रिडीम करना पड़ेगा। मतलब 20 साल के अंदर अंदर रिडीम करो। आप 10 साल में कर सकते हो, 15, 16, 17 कैसे भी कर सकते हो, लेकिन 20 साल से अधिक आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं रख पाएंगे। 20 साल के अंदर अंदर आपको रिडिम्पशन करना ही पड़ेगा अपने प्रेफरेंस शेयर्स का। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक कंपनी अशोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन करना चाहती है तो क्या यह संभव है? देन नो, कोई भी कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर ही नहीं सकती है कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद। अब प्रेफरेंस शेयर्स आप लोगों को समझ में आ गए। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं समझ लिया। रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मींस रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। अब हम समझते हैं इस चैप्टर का, आगे बढ़ाते हैं हम। शोधन की शर्तें, कुछ शर्तें होती है या कुछ कौन सी ऐसी कंडीशंस है जबकि शोधन किया जा सकता है, जब रिडिम्पशन हो सकता है। देन नंबर 1 कि निश्चित समय पर शोधन या फिर किसी निश्चित घटना के घटित होने पर शोधन। तो जब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए तभी उन्होंने कह दिया कि 12 साल बाद हम अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडिम्पशन करेंगे। डेट दे दी, आज है जैसे कि 10 जुलाई 2001, कंपनी ने कह दिया 10 जुलाई 2013 को हम अपने प्रेफरेंस शेयर जो है उनको रिडीम करेंगे। तो अब कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को 10 जुलाई 2013 के दिन अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना ही पड़ेगा। तो ये तो है निश्चित समय पर शोधन। सेकंड आता है कंपनी के विकल्प पर किसी भी समय शोधन। अगर कंपनी चाहे तो कंपनी के ऑप्शन पर भी रिडिम्पशन किया जा सकता है। और थर्ड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऑप्शन पर भी शोधन किया जा सकता है। तो 3 तरीके हैं, या तो निश्चित समय पर होगा या फिर कंपनी के ऑप्शन पर कभी भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऑप्शन पर भी कभी भी शोधन किया जा सकता है। ओके, अब अधिमान अंशों के शोधन के संबंध में कुछ कानूनी प्रावधान है जिनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो प्रावधान दिया है वो दिया है कि अधिमान अंशों का शोधन कंपनी के उन्हीं लाभों में से किया जा सकता है जो लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध हो। डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो रिजर्व्स या जो प्रॉफिट्स अवेलेबल हो, सिर्फ उन्हीं से आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडिम्पशन कर सकते हो, अदरवाइज नो। फ्री रिजर्व्स, इनको हम एक शब्द में कहते हैं मुक्त संचय, स्वतंत्र संचय। तो जो फ्री रिजर्व्स होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं से रिडिम्पशन किया जा सकता है, अदरवाइज दूसरे प्रॉफिट्स में से आप रिडिम्पशन नहीं कर सकते हो। तो कंपनी के फ्री रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं? कई सारे फ्री रिजर्व्स होते हैं, उसमें से कुछ एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे क्वेश्चंस में ज़्यादातर आएंगे उनके नाम मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नोट्स में हमने लिखे हुए ही हैं इन सबको। जनरल रिजर्व हो गया, रिवेन्यू रिजर्व हो गया, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड हो गया। तो इस तरीके के कई फ्री रिजर्व्स हैं जिनके नाम बुक्स में भी दिए हुए हैं, मैंने नोट्स में भी लिखवाए हुए। ये डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी फ्री होते हैं, तो फिर ये हमारे प्रेफरेंस शेयर के रिडिम्पशन के लिए भी फ्री रिजर्व्स की तरह से माने जाएंगे। तो फ्री रिजर्व्स के जो एग्जाम्पल बुक में दे रखे हैं, जैसे क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिवेन्यू फंड, उसके अलावा इंश्योरेंस कोस्ट, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन फंड, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड एट्सेट्रा, ये हमारे फ्री रिजर्व्स होते हैं। इनके लिए हमें कभी भी क्वेश्चन में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इनको फ्री रिजर्व माना है या फिर नहीं माना है। ये हमेशा से फ्री रिजर्व थे और हमारे लिए ये प्रेफरेंस शेयर के रिडिम्पशन में भी बिल्कुल यूटिलाइज किए जा सकते हैं। कुछ रिजर्व्स होते हैं जैसे एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिजर्व, निर्यात प्रोत्साहन संचय, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, विकास छूट संचय, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व यानी कि विनियोग छूट संचय। ये जो रिजर्व्स है ना, ये क्या होते हैं, ये इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, आयकर अधिनियम के अनुसार बनाए जाते हैं। तो ये भी एक निश्चित समय के लिए बनाए जाते हैं। अगर वो टाइम पीरियड पूरा हो गया, क्या होता है कि 5 साल तक इन रिजर्व्स को बना के आपको अपनी बुक्स के अंदर मतलब कि बैलेंस शीट के अंदर शो करना पड़ता है। अगर 5 साल का टाइम पीरियड पूरा हो गया है तो उसके बाद ये भी हमारे फ्री रिजर्व हो जाते हैं। लेकिन अगर 5 साल का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है तब तक इनका यूटिलाइजेशन आप अपने प्रेफरेंस शेयर के रिडिम्पशन के लिए नहीं कर सकते। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिजर्व को या फिर डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को बनाए रखने की अवधि समाप्त हो चुकी है तो हम उसे फ्री रिजर्व मानेंगे। नहीं बोला गया, कुछ भी जस्ट बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है, तो ऐसे केस में हम उसको फ्री रिजर्व नहीं मानेंगे, उसको हम प्रेफरेंस शेयर के रिडिम्पशन के लिए यूज़ भी नहीं करेंगे। बहुत सिंपल, जो हमारे फ्री रिजर्व की डेफिनेशन में आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को किया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई इस तरीके की कैटेगरी के रिजर्व है तो उनके लिए जब बोला जाए कि ये फ्री रिजर्व है तभी हमें मानना है, अदरवाइज हम उसको फ्री रिजर्व नहीं मानते हैं।
ठीक है। सेकंड शर्त दे रखी है कि अधिमान अंशों का शोधन जो है इस उद्देश्य से अंशों के नए निर्गमन द्वारा प्राप्त राशि से भी किया जा सकता है। मतलब हमने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर का रिडीम्शन जो है ना उसके 4 मेथड है। तो फर्स्ट जो था कि प्रॉफिट में से आप रिडीम्शन कर सकते हो, पढ़ेंगे हम आगे, तो उसके लिए तो हमें बोल दिया कि फ्री रिजर्व्स यूज़ कर सकते हो। सेकंड मेथड हमारा होता है न्यू इक्विटी शेयर्स इशू आप कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकते हो। तो यहाँ भी यही बोला गया है कि अधिमान अंशों का शोधन करने के लिए आप जो नए इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो उनसे जो आपको राशि मिलती है उसका प्रयोग शोधन के लिए किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मेथड्स ऑफ रिडिम्शन, कि आपके प्रेफरेंस शेयर का रिडिम्शन किन किन मेथड से, किन किन विधियों से किया जा सकता है। तो 4 मेथड्स हमारे पास रहेंगे। कितने मेथड है हमारे पास? 4 मेथड है प्रेफरेंस शेयर का रिडिम्शन करने के, अधिमान अंशों का शोधन करने के। तो इसमें सबसे पहला हमारा मेथड है लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभों एवं संचयों में से शोधन। लाभांश का वितरण करने के लिए उपलब्ध लाभों एवं संचयों में से शोधन, यानी कि रिडिम्शन आउट ऑफ रिजर्व्स। रिडिम्शन आउट ऑफ रिजर्व्स, हमारे जो रिजर्व्स बने हुए हैं, फ्री रिजर्व, जो मुक्त संचय है, स्वतंत्र संचय, उनमें से आप रिडिम्शन कर रहे हो। अपने रिजर्व्स या फिर प्रॉफिट्स में से अगर आप रिडिम्शन कर रहे हो तो आपको क्या करना है। तो ऐसे केस में अगर कंपनी के पास बैलेंस शीट के अंदर सफिशिएंट रिजर्व्स है, यानी कि सफिशिएंट प्रॉफिट है, रिजर्व्ड है, तो ऐसे केस में कंपनी अपने उन लाभों का प्रयोग अधिमान अंशों के शोधन के लिए कर सकती है, मतलब कि रिडिम्शन करने के लिए वो उनका यूज़ कर सकती है। लेकिन जितने प्रेफरेंस शेयर्स आपको रिडीम करने हैं उनकी कैपिटल वैल्यू, फेस वैल्यू के बराबर की अमाउंट इन रिजर्व्स में से लेकर आपको एक नए रिजर्व में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। मेथड क्या है कि आप प्रॉफिट में से प्रॉफिट्स में से या फिर रिजर्व्स में से रिडिम्शन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने रिडिम्शन प्रॉफिट्स में से किया है तो ऐसे केस में इन सारे रिजर्व्स को, जिन जिन का यूटिलाइजेशन जितना जितना आपने किया है, उनको कैपिटल रिडिम्शन रिजर्व इस नाम से एक नया रिजर्व बनाया जाएगा। कैपिटल रिडिम्शन रिजर्व, हिंदी में इसे कहा जाएगा पूंजी शोधन संचय। कैपिटल रिडिम्शन रिजर्व, पूंजी शोधन संचय, कैपिटल रिडिम्शन रिजर्व एक अकाउंट बनेगा, CRR, इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे अपनी जर्नल एंट्रीज के अंदर भी। तो आपको करना क्या है, कैपिटल रिडिम्शन रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करनी। मैम कितनी? तो अभी मैंने बताया फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो फेस वैल्यू का नाम क्यों ले रही हूँ मैं? देखिए कि ₹100 के हमारे प्रेफरेंस शेयर है, उनका जो रिडिम्शन है ना वो ₹105 पे होता है, ₹120 पे होता है, और कभी कभी डिस्काउंट पर भी हो सकता है। डिस्काउंट पर भी हो सकता है, प्रीमियम पर भी शोधन हो सकता है, या फिर 8 पार भी हो सकता है, 100 का 100 पर भी रिडिम्शन हो सकता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कैपिटल रिडिम्शन रिजर्व में सिर्फ ₹100 ट्रांसफर होनी चाहिए। फेस वैल्यू जो है ना सिर्फ वो ही पूंजी शोधन संचय खाते में जाएगी, और उतनी तो जाएगी ही। मान लो कंपनी ने क्या किया, ₹100 वाले 10,000 शेयर्स हैं, दैट मीन्स टोटल 10 लाख रुपए का रिडिम्शन कंपनी को करना है। अब कंपनी के जनरल रिजर्व में 2 लाख का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में 5 लाख का बैलेंस है, एक रेवेन्यू रिजर्व है जिसमें 7 लाख का बैलेंस है। ये 3 रिजर्व्स कंपनी की बैलेंस शीट में दे रखे। आपको बोले हैं कि आपको करना क्या है कि रिजर्व्स में से रिडिम्शन करना है। क्या करना है? रिजर्व में से रिडिम्शन करना है। आप बताइए कि आप किस तरीके से रिडिम्शन करेंगे, जर्नल एंट्रीज करने बोल दिया। अब एक चीज़ को समझना कि रिजर्व्स जो होते हैं वो प्रॉफिट्स ही होते हैं ना हमारे। जब हमारे पास प्रॉफिट होता है तभी रिजर्व बनते हैं। तो क्या ये हमारे पास कैश में अवेलेबल होते हैं क्या? समझना इस चीज़ को। रिजर्व्स क्या कैश में अवेलेबल है क्या? नो, नहीं होते हैं। आपके पास 5 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा है, मैंने कहा मेरे 5 लाख का प्रॉफिट है, तो क्या 5 लाख रुपए कैश पड़े हैं क्या? नो। तो ये रिजर्व जो है वो कैश में तो नहीं, तो फिर रिडिम्शन करोगे कैसे, पेमेंट कैसे करोगे? उनको क्या प्रॉफिट एंड लॉस ले जाके दोगे क्या अपने शेयर होल्डर्स को? देन नो, उनको तो पेमेंट कैश में किया जाएगा। लेकिन आपने रिडिम्शन जो है ना वो अपना प्रॉफिट्स में से किया है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए या इस चीज़ को शो करने के लिए हमें अपनी बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। वो चेंजेस क्या है? तो जितनी कैपिटल वैल्यू का रिडिम्शन आपने किया उतनी कैपिटल वैल्यू को आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कैपिटल रिडिम्शन रिजर्व अकाउंट के अंदर। और ये क्या है? रिजर्व है।
और कोई भी रिजर्व किस बैलेंस के साथ खुलता है, क्रेडिट बैलेंस के साथ। तो जब हम जर्नल एंट्री करेंगे ना, देखो हमारे पास जनरल रिजर्व में 2 लाख का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में 5 लाख का, रिवेन्यू रिजर्व में 7 लाख का, तो ये हमारे पास टोटल 14 लाख का बैलेंस अवेलेबल है। हमें कितने की ज़रूरत है, कितने रुपए की ज़रूरत है, तो 10 लाख रुपए की। तो ऐसे केस में अब इनमें से किसी से भी आप प्रॉफिट ले सकते हो जब तक कि क्वेश्चन में क्लियरली ना बोल दिया जाए। कभी हो सकता है क्वेश्चन में क्लियरली बोल दे कि प्रॉफिट एंड लॉस में 4 लाख का बैलेंस बचा के रखना है, तो फिर ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 2 लाख जनरल रिजर्व से लेंगे, 7 लाख रिवेन्यू रिजर्व से और 1 लाख ही लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। कुछ नहीं बोला गया है, तो आप अपने हिसाब से जैसे भी चाहे इनको पूरा यूटिलाइज कर लो, कुछ इसमें से ले लो, इसमें बैलेंस रहने दो, इस तरीके से किया जा सकता है। तो एंट्री कैसे होगी, तो देखो जनरल रिजर्व अकाउंट कर देंगे हम डेबिट, कितने से, 2 लाख से। हमने रिवेन्यू रिजर्व उसको मान लो पूरा यूटिलाइज करना है, तो ये 7 लाख से कर दिया। फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको हम क्लोज कर देंगे। अब हमें 1 लाख की ज़रूरत है, टोटल ये 10 लाख की एंट्री होगी। क्या किया, इन रिजर्व्स में से बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, तो ये रिजर्व्स के अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो जब नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें क्या आएगा, सिर्फ 4 लाख से प्रॉफिट एंड लॉस आएगा और एक नया CRR आएगा, कैपिटल रिडम्पशन आएगा, रिजर्व 10 लाख रुपए से। अभी भी रिजर्व कितने हैं, 14 लाख है। तो कुछ चेंज नहीं हुआ है आपकी बैलेंस शीट में, इतना हुआ है कि कोई बैलेंस किसी दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो गया। तो जब भी आप प्रॉफिट्स में से या रिजर्व्स में से रिडम्पशन करते हैं तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बराबर की राशि आपको क्या करनी पड़ेगी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो यही होती है हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री कि रिवेन्यू रिजर्व और फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये होता है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसका हम नरेशन साथ में लिख सकते हैं और एंट्रीज के साथ नरेशन तो हमें लिखना ही है। तो फर्स्ट एंट्री किसके लिए करनी है, हमें जब भी प्रॉफिट्स में से रिडम्पशन करने को बोला जाए, फर्स्ट एंट्री हम कैपिटल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स के बराबर की अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद सेकेंड हम अब क्या कर देंगे, अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स हमारी क्या है, कैपिटल है, और कैपिटल का बैलेंस, बोलो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अब उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। मान लो 10% प्रेफरेंस शेयर है, एंट्री क्या करेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट तो कैश में ही होगा, पेमेंट तो बैंक के थ्रू किया जाएगा, फिर कैश पेमेंट ही होगा। पेमेंट तो कोई रिजर्व्स में से होगा नहीं, रिजर्व में ट्रांसफर जस्ट इस चीज़ को शो करने के लिए किया जाएगा कि हमने अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम्पशन किया है, इसलिए हमने CRR में अमाउंट ट्रांसफर करी। अदरवाइज जो पेमेंट है वो तो इसी मेथड से होगा। इसकी जगह कभी कभी 2 जर्नल एंट्रियाँ भी करी जाती है। क्या करते हैं, पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। इससे क्या हुआ, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो डेबिट हुई, मतलब हमारी कैपिटल तो क्या हो गई, खत्म हो गई, कैपिटल का अकाउंट क्लोज। ये ट्रांसफर किस में कर दिया हमने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। और अगर हम किसी को अपनी बुक्स में क्रेडिट करते हैं, दैट मीन्स हमने उसको अपना क्रेडिटर बना दिया, लेनदार बना दिया, मतलब हमने पेमेंट को ड्यू कर दिया और उसके बाद पेमेंट कर दिया जाता है। तो उसके लिए एंट्री होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पाने वाला डेबिट और पैसा गया इसलिए क्रेडिट। तो इन दोनों की एक ही एंट्री भी की जा सकती है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये 2 जर्नल एंट्रीज अलग अलग भी करी जा सकती है। समझ में आ रही है चीज़ें। तो ये होता है जब आप रिडीम्पशन करते हो प्रॉफिट में से, तो सबसे पहले तो हमें कैपिटल वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर की अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालनी है, उसके बाद आप अपना पेमेंट कर सकते हो। सेकंड मेथड हमारा आता है नए अंशों के निर्गमन से अधिमान अंशों का शोधन। यहाँ तो आपने क्या किया, आपके पास जो प्रॉफिट्स अवेलेबल थे उन्हीं से रिडीम्पशन कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, रिडीम्पशन करने के लिए नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो, सॉरी नए कोई भी शेयर्स इशू कर रहे हो। जो नए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं वो इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में जब आप नए शेयर इशू करते हो तो इशू की एंट्री तो हमने पढ़ी हुई है, हमने पहला पूरा चैप्टर ही इशू पर पढ़ा है ना कि शेयर्स किस तरीके से इशू किए जाते हैं। तो बिल्कुल इशू करने के लिए वही एंट्री होगी। पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, देन एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो उन दोनों एंट्रीज को मुझे वापस यहाँ लिखने की नीड नहीं है। प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर नए इशू किए जाते हैं, उसके रिलेटेड एंट्रीज हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ी है सेम वही एंट्रीज रहेगी, और रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए भी वही एंट्री होगी ना, प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर 2 एंट्रीज अगर करना चाहे तो 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पर कैलकुलेशन क्या होती है, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने होते हैं कि कितने शेयर्स आपको इशू करने हैं रिडीम्पशन के लिए। तो कभी कभी तो क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि 5 लाख शेयर्स इशू करने हैं, 10 लाख शेयर्स इशू करने हैं, नहीं दिया जाता है तो फिर हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स बहुत सिंपल तरीके से फाइंड आउट हो जाते हैं कि फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर शेयर, फेस वैल्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। करना क्या है कि हम जो नए शेयर्स इशू करने वाले, मान लो वो 10 रुपए का एक शेयर है, हमें 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडीम्पशन करना है, तो करेंगे क्या, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख, टोटल हमें 5 लाख का रिडीम्पशन करना है, डिवाइड करते हैं फेस वैल्यू पर शेयर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। आपके नए इक्विटी शेयर कितने के हैं, 10 रुपए के, तो यहाँ पर क्या आ गया, हमें क्या करना पड़ेगा, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशू करने हैं, ताकि 5 लाख रुपए हमें मिल जाए और उससे हम क्या कर सके, अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम्पशन कर सके। तो यहाँ भी ध्यान रखना कि जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं ना, उतनी ही रिडीम करने हैं ना, उतनी ही फेस वैल्यू के आपको नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। जब आप नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, जितनी कैपिटल वैल्यू या फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, उतनी ही फेस वैल्यू के नए शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे और वहाँ से जो मनी आपको मिलती है उससे आप अपना रिडीम्पशन कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 जर्नल एंट्री हमारी हो गई। फर्स्ट एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड थर्ड और फाइनल हमारी एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो पेमेंट की हो जाएगी। तो ये हमारा सेकेंड मेथड रहा। थर्ड मेथड आता है आंशिक रूप से लाभों से और आंशिक रूप से नए अंशों के निर्गमन से शोधन। अभी हमने 2 मेथड पढ़े ना, फर्स्ट हमने पढ़ा लाभों में से यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सेकंड हमने पढ़ा नए शेयर्स इशू करके। अब थर्ड मेथड जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब कुछ तो आप प्रॉफिट्स में से कर रहे हो और कुछ आप नए शेयर्स इशू कर रहे हो। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत मायने रखेगी। सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया कि आप अपने लाभों का पूरा प्रयोग कीजिए, फिर जितना चाहिए उतना 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए। एक लैंग्वेज तो ये। दूसरा, कंपनी ने क्वेश्चन में कह दिया कि 50,000 नए इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए 10 रुपये वाले और फिर जितनी ज़रूरत हो अपने लाभों में से ले लीजिए। तो जब हमें क्वेश्चन में मान लो कि हमें 10 लाख रुपए का रिडीम्पशन करना है, 10 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडीम्पशन करना है, क्वेश्चन ने बोला 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आप इशू कर दो, तो 5 लाख तो यहाँ से हो गए। तो अब हमें सीधा ही पता चल गया ना कि प्रॉफिट्स में से कितना लेना है, 5 लाख रुपए। दिक्कत कहाँ आती है कि 10 लाख का रिडीम्पशन करना है, आपको बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स दे रखे हैं, जनरल रिजर्व 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 1 लाख, उसके अलावा कोई रिवेन्यू रिजर्व और है 1 लाख, उसके अलावा एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड मान लो ये दे रखा है 3 लाख। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम्पशन करना है और अब आप अपने फ्री रिजर्व्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए रिडीम्पशन कीजिए और जितनी कमी पड़ती है उसके लिए ₹100 वाले न्यू इक्विटी शेयर्स आप 10% के प्रीमियम पर इशू कर दीजिए। क्या बोला, फ्री रिजर्व्स का पूरा यूटिलाइजेशन करिए, फिर जितना कम आपके अमाउंट पड़ता है उसके लिए आप क्या करिए, 100 रुपये वाले नए इक्विटी शेयर 10% के प्रीमियम पर इशू कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि 10 लाख का रिडीम्पशन करना है, हमारे पास ये कितना बैलेंस अवेलेबल है, 7 लाख। कितना हो गया, 7 लाख का तो हो गया। अब हमें और कितना चाहिए, तो अब हमें और ज़रूरत है ₹3 लाख की। तो ऐसी कंडीशन में अब वो 3 लाख रुपीस का कंप्लीट करने के लिए या उनको प्राप्त करने के लिए हम कितने नए इक्विटी शेयर इशू करें, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, वो हमें फाइंड आउट करना है। देन वी विल फाइंड आउट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। इसका पूरा एक फॉर्मेट होता है, चलिए उस फॉर्मेट में ही हम काम करते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो आप लोगों को याद ही होगा। यहाँ हम लिखेंगे
कैपिटल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, यानी कि वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनका रिडीम्शन करना है कितने हैं 10 लाख। अभी हमने एग्जांपल लिया ना, माइनस अवेलेबल फ्री रिजर्व्स हमारे कितने हैं, देन जनरल रिजर्व था हमारे पास, एक प्रॉफिट एंड लॉस था, एक रिवेन्यू रिजर्व था, एक हमारे पास एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड था। तो जनरल रिजर्व था 1 लाख का, 2 लाख का, P&L था 1 लाख का, रिवेन्यू रिजर्व और ये फिर 3 लाख। इस तरीके से हमारे पास टोटल कितना बैलेंस अवेलेबल था 7 लाख। तो 7 लाख तक के रिडीम्शन का तो हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे ये है फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड, यानी कि वो नए शेयर की फेस वैल्यू है जो आपको इशू करना है। मैंने बताया था ना कि जितना आपको रिडीम्शन करना है ना उसकी फेस वैल्यू के बराबर के नए शेयर्स भी आपको इशू करने पड़ेंगे। मतलब 3 लाख रुपए के आपको नए शेयर इशू करने हैं। तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कि आपको कितने शेयर वास्तव में इशू करने। तो यहाँ आप ध्यान रखना कि आपको बोला गया था ₹100 के शेयर्स है प्लस 10% आपको प्रीमियम पर इशू करना है। तो क्या करेंगे 3 लाख अपॉन 110 करेंगे? नो, हमें क्या करना है, हमेशा फेस वैल्यू से डिवाइड करना है। इस चीज़ को कभी भी कंफ्यूजन मत होने देना। हमें कभी भी इशू पर जो प्रीमियम है उसको नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन करते टाइम पे ध्यान में नहीं रखना है। हाँ, शेयर्स को अगर प्रीमियम पर इशू करना है तो हम जर्नल एंट्री में उसको प्रीमियम पर ही इशू करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स निकालते टाइम यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ही लिखी जाएगी और यहाँ आएगा 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड ₹8.110 ईच। 100 रुपये वाले 3000 अंशों का 110 की रेट पर निर्गमन किया जाएगा, क्योंकि जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं उतनी ही फेस वैल्यू के नए इक्विटी अंशों का निर्गमन भी अनिवार्य होता है। इसलिए प्रीमियम को इग्नोर करना है इशू पर। समझ में आ रही है चीज़? तो ये हमारा थर्ड मेथड है। अब यहाँ पर जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, तो देखिए जितना आपने अपने प्रॉफिट्स में से लिया है ना, कितना लिया आपने 7 लाख रुपए, वो आपको ट्रांसफ़र कहाँ कर देना है, अपने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। जैसे ये हमने सब कर दिया डेबिट, इन सबको डेबिट करेंगे, इससे क्या होगा, ये बैलेंस हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फर्स्ट एंट्री तो हमें ये करनी, जितना प्रॉफिट्स में से यूटिलाइज किया उसके लिए तो ये एंट्री कर दो। आफ्टर दैट जो नए शेयर्स आपको इशू करने हैं उनके लिए भी तो एंट्री करो। तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ध्यान रखना कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 3000 शेयर, किस रेट पर, 110 की रेट पर। तो पैसा कितना मिलेगा, 3,30,000। फिर क्या करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,30,000। ये एंट्रीज तो आपको अच्छे से याद हो गई होगी अभी तक। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी, 3 लाख की, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का, 30,000 का। यहाँ तक सारा अरेंजमेंट हो गया। 10 लाख का अरेंजमेंट करना था ना, 7 लाख इधर अरेंज हो गए, 3 लाख इधर अरेंज हो गए। फाइनली पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख, क्वेश्चन ओवर। इस तरीके से आपको करना है। तो ये था हमारा थर्ड मेथड रिडिम्पशन के लिए। फर्स्ट हमने पढ़ा रिडिम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स, हमारे फ्री रिजर्व्स में से या प्रॉफिट्स में से हम रिडिम्पशन करते हैं। सेकंड मेथड हमने पढ़ा नए शेयर्स इशू करके। थर्ड मेथड हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ा। अब जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट मेथड है अंशों में परिवर्तन द्वारा शोधन, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इन तीनों मेथड्स को एक बार आप वापस पढ़िए, आगे की क्लास में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।